हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस अभी जो लास्ट वीक रहा है उसमें करंट अफेयर्स मैं नहीं लेके आ पाया। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में 8 to 14 जून के जो करंट अफेयर्स है वो मैं कवर करूंगा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में 8 से लेके 14 जून तक के जो करंट अफेयर्स है वो मैं कवर करूंगा डे वाइज मैनर में, जैसे कि हम डेली करंट अफेयर्स क्लास कवर करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ऑफ 8 जून। और 8 जून की अगर मैं बात करूं तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है और आज के पर्टिकुलर डे को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओशियंस डे में, राइट। 8 जून इज आल्सो सेलिब्रेटेड इज वर्ल्ड ओशियन डे। ओशियन आप समझते हैं कि दुनिया की जितने ओशियंस हैं सब कनेक्टेड हैं और आज के टाइम में ओशियन पॉल्यूशन जो है और जो बिग फिश होती हैं, बिग साइज फिशेस जो हैं, उनकी एक ड्यू टू ओशियन पॉल्यूशन उनकी जो एक पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और भी एक्वेटिक फौना और फ्लोरा जो है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो उस चीज से रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए ये वर्ल्ड ओशियन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो थीम था ये था अवेकन न्यू डेप्थ्स, राइट। इट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ओशियन डे 2024। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए क्वेश्चन कि आपको कितना अपडेटेड है, इस बीच में आपने कितनी तैयारी की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। Who won the only gold medal for India at the 2024 Archery Asia Cup Stage 3 event? केवल इकलौते ये हैं जो गोल्ड मेडल जीते। कौन है? दीपा कर्माकर, पंकज आडवाणी, अभिनव वृंदा या फिर कुमुद सैनी। और इसका राइट आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तब आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बता सकते हैं मुझे। फर्स्ट न्यूज इज दैट वेलन सुबैया नेम्ड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 22। अर्नस्ट एंड यंग कंपनी जो है उनकी तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है और इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है। इन्हीं को 2023 में भी ये अवार्ड मिला था, राइट। तो क्योंकि इन्होंने अपने वर्क को और आगे बढ़ाया है, ग्रोथ किया है, तो फिर से वापस रिपीटेशन में ये अवार्ड दिया गया है। विलयन सुबैया, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया TII एंड चेयरमैन ऑफ Cholamandalam Investment and Finance Company Limited, was named the EY World Entrepreneur of the Year 2024 at an award ceremony held in Salle des Ethioles in Monaco। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये अवार्ड दिया गया है इनको। अवार्ड किसकी तरफ से दिया गया है? EY World Entrepreneur of the Year 2024। और ये जिस कंपनी के वाइस चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया और चेयरमैन है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। विलयन सुबैया became the fourth Indian to win the prestigious award in the 24 years of history। 24 साल के इतिहास में ये चौथे ऐसे भारतीय बने जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। He joined the illustrious list। इसको मिल चुका है पहले NR नारायण मूर्ति, इंफोसिस के जो चेयरमैन है, उदय कोटक ऑफ कोटक फाइनेंस, किरण मजुमदार शॉ, बायोकॉन लिमिटेड, और इसके बाद 4th नंबर पे ये आते हैं। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 इज अ ग्लोबल अवार्ड। ये पूरी दुनिया भर में जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके हिसाब से दिया जाता है। विलयन सुबैया वाज चोजन अमंग 51 विनर्स अक्रॉस 47 कंट्रीज। तो 47 देशों में से 51 विनर्स में से एक है ये। और ये EY कंपनी जहां जहां है वहां से इनको एक तरह से चूज करती है। विलयन सुबैया वाज आल्सो चोजन एज द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 इंडिया लास्ट ईयर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। He was nominated for the global award because he was the winner of the entrepreneur of the year 2023 India। इस बार इसलिए नॉमिनेट हुए क्योंकि लास्ट टाइम भी थे, तो जिसका मतलब जो जीत जाता है उसको भी नॉमिनेशन में रखा जाता है। और फिर से मिल जाना एक बड़ी बात ये हो जाती है कि उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू करके रखा। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चोजन बाय एन इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ जजेस। जज होते हैं 4 क्राइटेरिया में, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, ग्रोथ, पर्पस एंड इम्पैक्ट, और जो इस पे खरा उतरता है वो जीत जाता है, ठीक है, इस अवार्ड को। अगर हम इनकी बात करते हैं, विलयन सुबैया, इट माइट हैपन कि मैं थोड़ा नाम जो है गलत तरीके से प्रोनाउंस करूं, तो दैट नॉट शुड बी अ कंसर्न ऑफ थिंग। रिसीव्ड रिकॉग्निशन फॉर हिज इनोवेटिव लीडरशिप इन गाइडिंग हिज बिजनेस थ्रू एस्ट्यूट इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन
ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाइड रिसेशन, जब रिसेशन चल रहा था, उन्होंने चोलामंडलम जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है उसको संभाला, सक्सेसफुल तरीके से कंट्रीब्यूट किया टू द कंपनी सेवरल एक्सपेंशन, की कंपनी और बढ़ाए, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिवाइव द फेलिंग ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इसी तरीके से इन्होंने जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है इसमें भी रीस्टोर किया हेल्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ही टुक ओवर द कंपनी इन 2018 और उसके बाद उसको और आगे बढ़ाए, ठीक है। India's first outsourced semiconductor and test plant is being built by CG Power, इस कंपनी को भी इन्होंने ही एक चेयर किया और इसके ग्रोथ को आगे लेके गए अंडर हिज डायरेक्शन ओनली। IIT मद्रास एलनस विलायन सुवैया completed his MBA at the University of Michigan in the United States and he has experienced working for both Indian enterprise Sundaram Fasteners and multinational business McKinsey एंड एंटरप्राइज, इन सब के लिए काम करके, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और इसी के दम पे ये इनको एक तरह से अवार्ड भी मिला है, इनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं। EY अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक ग्लोबल लिमिटेड होस्ट एनुअल अवार्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इवेंट टू सेलिब्रेट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ विजनरी लीडर्स, जो विजनरी लीडर्स हैं इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन किया है और जो इनके अकम्प्लिशमेंट होती है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री, ग्रोइंग द इकोनॉमी, आंसरिंग द कॉल टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, और इसके बेस पे फिर इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी है which has many subsidiary companies across the globe and known as EY also, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है RBI keeps repo rate unchanged to control inflation upon this year's GDP growth forecast to 7.2%। तो जो 7.2% का ग्रोथ फोरकास्ट किया गया है जीडीपी को लेके, इसको लेके आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को अनचेंज करके रखा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि सर रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई जब मनी लेंड करता है, जब मतलब देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को, तो जो मनी लेंड किया आता है, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज, तो जिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे ये पैसा दिया जा रहा है, दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज रेपो रेट, दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज वोटेड बाय 4:2 की एक पॉलिसी है, मैं आपके इसके बारे में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में आगे बताऊंगा कि इन्होंने 4:2 रेशो में मेजोरिटी टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज, और वो कितना है 6.5% फॉर 8 कंसेक्यूटिव टाइम्स, की लगभग 8वीं बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने कंसेक्यूटिव टाइम्स इसी रेपो रेट को मेंटेन करके रखा है। तो वो इंटरेस्ट रेट क्या है 6.5% फॉर द कॉमर्शियल बैंक्स, राइट, क्योंकि आरबीआई बैंक्स को लेंड करता है मनी, ठीक है, और वो जिस इंटरेस्ट पे देता है उसको रेपो रेट कहा जा रहा है। दिस इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा कि 7 जून को ये अनाउंसमेंट किया कि जो सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, वो हम पब्लिश कर रहे हैं और उसमें हमने रेपो रेट को सेम रखा हुआ है। सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग ऑफ फिस्कल ईयर 24-25 वाज हेल्ड ऑन June 5 to 7 एंड आरबीआई अनाउंसेस इट्स मॉनेटरी पॉलिसी फॉर 2 मंथ। तो हर 2 महीने के बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी आती है, ठीक है, इसमें चेंज होता है तो चेंज करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी एमपीसी की वो 6 to 8 अगस्त को होगी एंड एमपीसी इज मैंडेटेड टू मीट द एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि 2-2 महीने के बाद तो 4 बार कम से कम मिलना ही होता है, कम से कम, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, जिसको हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं। आरबीआई हैज नॉट चेंज इट्स रेट और रिजर्व रेशो, इन्होंने वो चीज अपना चेंज नहीं किया है। However, Reserve Bank of India has increased the expected growth rate for the Indian economy in 2024-25। तो रेपो रेट तो नहीं चेंज किया, पर इन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट उसका चेंज हुआ है, वो बढ़ जाएगा 7.2% बन जाएगा 24-25 में। और वैसे भी आज के प्रेजेंट टाइम में देखे जाए तो इंडिया फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सबसे तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, ये वर्ल्ड बैंक का भी कहना है, ठीक है। इन द फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 24-25 आरबीआई ने फोरकास्ट किया था ग्रोथ रेट 7%, अब 7.2% कर चुके हैं ऑन द बैक ऑफ हायर देन एक्सपेक्टेड Q4 2024-25 में जो जीडीपी था एक्सपेक्टेड से ज्यादा आया, जिसमें ग्रोथ रेट 7.8% देखने को मिला, और उसके बेसिस पे अब कहा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रू बाय 8.2% इन 23-24 एंड आरबीआई एक्सपेक्ट द जीडीपी ग्रोथ फॉर
इतने स्पीड से ग्रोथ किया जीडीपी, ठीक है, एंड 7.2% अब एस्टिमेट किया गया है 2024-25 के लिए। जीडीपी की बात आ रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो ये होते हैं इसमें, तो जीडीपी क्या है, जितना भी आपका सर्विसेज या प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इनसाइड द कंट्रीज टेरिटरी, उसकी जो कॉस्ट वैल्यू बनती है उसको जीडीपी कहा जा रहा है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 29 सितंबर 2016 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो 29 सितंबर को आपका 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई गई। 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं डिटरमिन्स द आरबीआई पॉलिसी इंटरेस्ट, वो उसको हेड करते हैं, एंड इन्फ्लेशन टारगेट को, आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको इस तरीके से डिस्कस किया जाता है। मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और आरबीआई गवर्नर होते हैं। कौन कौन मेंबर है, गवर्नर है, चेयरमैन शक्तिकांत दास जो आज के प्रेजेंट टाइम में है, डिप्टी गवर्नर हो गए मिकाइल देवव्रत पात्रा, डॉक्टर अशीमा गोयल, डॉक्टर मृदुल के सागर, डॉक्टर शशांक भिड़े एंड प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। ये सब लोग मिलके, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है और गवर्नर है, ये लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। एमपीसी हैज टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, एंड मेजोरिटी के बेसिस पे इसमें डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट आते हैं रामोजी फिल्म सिटी फाउंडर एंड मीडिया मोगुल, ठीक है, एक बड़े बिजनेसमैन, फिल्म सिटी, फिल्म सेक्टर में इनका एक बड़ा इंप्रेशन रहा है, मीडिया के अंदर रहा है। रामोजी राव जिनकी डेथ हो गई, पास हो गए 87 की एज में, ठीक है। ऑन जून 8, 2024 हैदराबाद तेलंगाना, चेरुपुरी रामोजी राव द हेड ऑफ द रामोजी फिल्म सिटी एंड द तेलुगु न्यूज एंड एंटरटेनमेंट नेटवर्क, यानी इस फील्ड में से ये जुड़े हुए थे, ठीक है, काफी रिस्पेक्टफुल पर्सन है, और फिर इनकी अभी डेथ हो गई। द एज ऑफ रामोजी राव वाज 87 अर्ली ऑन जून 8, 2024 एंड पास्ड अवे व्हाइल रिसीविंग द मेडिकल केयर एट द नियर बाई हॉस्पिटल। एक इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो है रामोजी फिल्म सिटी करके, लोकेटेड इन अब्दुल्लापुरम हैदराबाद इंडिया। कौन थे, एक बार इनको समझते हैं, ठीक है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर रामोजी राव, देखिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। ही वाज कन्फर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मा विभूषण इन 2016 बाय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, जर्नलिज्म एंड मीडिया। पद्मा विभूषण भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। इन 2000 ही वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन द तेलुगु, इसके लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला हुआ है, जिसमें मूवी का नाम था नुवे कवली। एंड ही ऑल्सो रिसीव 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ एंड 5 नंदी अवार्ड्स। तो इतने सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट बायोलॉजिस्ट एजीटे जॉन सिंह नो मोर। यहाँ पे एक और हमें देखने को मिल रहा है कि जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, और ये भी अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज थे, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के रूप में काम किए हैं, ठीक है। सो आसिर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, जिनको एजीटे भी कहा जाता है, a distinguished Indian wildlife biologist and dedicated conservation activist, passed away in Bengaluru on June 7, 2024 and 78 years के थे, ठीक है। एक courageous environmental activist थे, seen as a great loss for conservation activity in India, कि इनके द्वारा कई सारे conservation activity में इनका भी एक contribution रहा है। नानगुनेरी इन तमिलनाडु तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में जो इनका बर्थ प्लेस रहा है, वेस्टर्न घाट आप समझ सकते हैं, पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया जो रहा है, तो ऑलरेडी ऐसी जगह पे वो जन्मे जहां वो जंगल वगैरह से फैमिलियर थे, ठीक है, नेचर के बीच रहे। ही वाज रेज्ड बाय फार्मर्स फ्रॉम बर्थ एंड सिंस ही वाज लिटिल ही हैज बीन पैशनेट इन द आउटडोर्स एंड वाइल्ड लाइफ। और फिर उन्होंने अपने जीवन में जिम, जो एडवर्ड जेम्स थे, जिनको जिम कॉर्बेट के स्थापक के रूप में भी जाना जाता है, उनकी कहानियां सुनी, उनसे बहुत इंप्रेस हुए। ही बिकम ए फैकल्टी मेंबर इन द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे है, देहरादून के अंदर है, और बाद में चल के वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के डीन के रूप में रिटायर हुए, ठीक है। और आफ्टर द रिटायरमेंट ही बिकेम इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मेंटेन्ड connections with a number of conservation agencies including Corbett Foundation, WWF India and the Nature Conservation Foundation। मतलब हर जगह जहां इन्वायरमेंट से, कंजर्वेशन से, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन से रिलेटेड चीजें थी, उससे वो जुड़े और आगे बढ़े, ठीक है। बहुत सारे टाइगर हैबिटेट जो देश के अंदर है उनको वो जानते थे, किस तरीके से टाइगर जो है उनका नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें इन्होंने एक्सपोज किया। यहाँ लिखा है
प्राइमरी पीपल हु एक्सपोज द डेथ ऑफ ऑल टाइगर्स इन द सरिस्का टाइगर सेंचुरी राजस्थान, उसके बारे में भी इन्होंने स्टडी किया और बाकी अपनी स्टडीज को दूसरों एक्सपर्ट्स को बताया, जिसको लेके आगे एक्शन लिया गया। His research primarily centered on Asian elephant, गोरल, हिमालयन, आइबेक्स, नीलगिरी, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। And he has authored over 70 scientific papers and more than 80 popular articles on wildlife conservation also. So he was a great passionate wildlife conservationist and he has given a lot of contribution in the conservation of wildlife as an activist also, right? Next आते हैं, as I asked you the question in the beginning, Kumud Saini shoots gold in compound to take India's medal tally to 5, ठीक है? इन्होंने गोल्ड पे शूट नहीं किया, मतलब गोल्ड मेडल जीत लिया। इंडियन आर्चर कुमुद सैनी won the gold medal in the individual women's compound event in the archery Asia Cup 2024 stage 3 in Suwon, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ये चल रहा है इवेंट, और वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। फाइनल 2 राउंड्स में ये डिसीजन रही। कुमुद सैनी की अगर बात करते हैं, सिक्योर्ड इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिया फ्रॉम द आर्चरी एशिया कप एंड द मेडल आल्सो टुक इंडियाज मेडल टैली। और फिर क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप में कंपटीशन चल रहा है, तो इंडिया की मेडल टैली कोरियन मीट में 5 पे पहुंच गई है, मतलब 5 टोटल मेडल हो गए। इंडियन आर्चरी टीम फिनिश इट्स कैंपेन इन द एशिया कप विद 5 मेडल्स, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो एशिया कप के अंदर हमारा जो मेडल टैली था आर्चरी के अंदर, वो 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मिले हैं, हमें टोटल 5 मिले हैं। 7 ईयर कुमुद सैनी वाज द ओनली इंडियन आर्चर टू बैग अ मेडल इन द इंडिविजुअल इवेंट। सिर्फ 17 ईयर, सॉरी 7 ईयर पढ़ दिया, 17 ईयर की है, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द मेडल केम इन टीम इवेंट। कुमुद वॉन द गोल्ड मेडल इन द इंडिविजुअल वुमेन्स कंपाउंड इवेंट। तो ये उस इवेंट का नाम है जिसमें ये जीती हैं, ठीक है। फाइनल जो था वो साउथ कोरिया की गर्ल थी, पार्क एरिन, उनके साथ था। एंड शी वॉन द 5th एंड फाइनल मेडल फॉर इंडिया इन द आर्चरी। ओके, आर्चरी एशिया कप की अगर हम बात करते हैं 2024 की, जो सुवॉन में हुआ है, ठीक है, कोरिया के अंदर, वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल कुमुद सैनी गोल्ड जीती है। वुमेन्स कंपाउंड टीम में बाकी प्लेयर्स हैं, माया बिश्नोई, तेजल राजेंद्र, साल्वेस, ये सिल्वर मेडल कुमुद सैनी के साथ जीते हैं। मिक्स्ड कंपाउंड टीम में कुमुद सैनी, मानव जाधव सिल्वर जीते हैं। मेंस कंपाउंड टीम में अगर हम बात करते हैं तो जाधव, गणेश मणि रत्नाम, तिरुमुरु एंड कुशल दलाल ये ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। और वुमेन्स रिकर्व टीम में अगर हम बात करें तो भार्गवीवन बगोरा, बसंती महातो एंड सरवारी सुमात सेंदे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम द 8th जून के। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूं तो कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बाकी इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताने हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं। दोज हु वांट टू डू इट इन स्लो, थोड़ा सा धीरे पढ़ के और समझ के करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसमें वेट कर अपना जो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हु हैज बीन कंफर्म्ड द EY अवार्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, तो ये थे आपके विलयन सुबैया, ठीक है। वेयर वाज द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 फंक्शन हेल्ड, कहां पे हुआ था ये फंक्शन? मोनाको में। RBI announces its monetary policy after an interval of every 2 months. Who decide the policy repo rate of the Reserve Bank of India? तो एक 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, RBI गवर्नर उसको हेड करते हैं। What is the current policy repo rate? क्या है? Is it 7.5 और 6.5? चलो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे खुद। रामोजी राव who died recently belong to which field? किस फील्ड से बिलोंग करते थे? जर्नलिज्म से बिलोंग करते थे, बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री, दोनों चीजों से बिलोंग करते थे। Where is one of the world's largest integrated film cities? रामोजी, तो फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा करेक्ट होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कहां पे है ये सिचुएटेड? चलिए इसका भी आंसर आप करेंगे, राइट। एंड देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑन प्रिपरेशन। तो इन टॉपिक्स में टैक्सेशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आर्टिकल 30 क्या है, त्रिशूरपुरम क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होते हैं, मेडिसिन आर रेगुलेटेड इन इंडिया, कैसे किया जाता है इनका रेगुलेशन, उसके बारे में। चलिए अब आते हैं 10th जून के करंट अफेयर्स पे। एज यू ऑल नो संडे के करंट अफेयर हम अभी नहीं कवर कर रहे हैं, तो 10th जून के करंट अफेयर पे आते हैं। हिंदी में कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 10th जून इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज
इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एट आई डोनेशन डे। इसको आई डोनेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सुंदर दुनिया को ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू सम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कई बार ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो उस पर्टिकुलर कारण से सुंदर दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे डोनेशन के कारण डेफिनेटली लेट समवन सी थ्रू योर आईज व्हाट यू हैव सीन, राइट। तो दिस इज पर्टिकुलर डे इज सेलिब्रेटेड एज आई डोनेशन डे, इंटरनेशनल आई डोनेशन डे। चलिए शुरुआत करते हैं विद द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको कोशिश करना है, आंसर करने का आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपडेट रह रहे हैं। Who has won the men's single title of the 2024 French Open टेनिस टूर्नामेंट की मेंस सिंगल फाइनल, क्योंकि वो 4 जो मेजर टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के पूरे साल में, उनमें से एक आपका हो गया फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए देखते हैं कौन जीता है, अभी हम इसमें आएंगे। बिफोर दैट आपको पता है कि जो मोदी 3.0 गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी जो था वो भी था आपका 9 जून को, और उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई। सभी मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ साथ फिर शपथ लिया, और फिर अब इस गवर्नमेंट को लोकसभा की जो 18वां लोकसभा इलेक्शंस थी, अब इसकी गवर्नमेंट को चलाएंगे, राइट। और इससे रिलेटेड पर्टिकुलरली मोदी 3.0 से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, वहां पे आप देख सकते हैं। स्पेशली जो कैबिनेट बनाई गई है, जो मंत्रालय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना है, उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन वहां पे उस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी हम फिनिश करेंगे। नरेंद्र मोदी स्वॉर्न इन फॉर हिस्टोरिक 3rd टाइम एज प्राइम मिनिस्टर, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, एंड वाज स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम। द्रौपदी मुर्मू ने इनको जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, तो क्योंकि ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही है सारी चीजें कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो दिलाते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ही वाज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस सेक्रेटरी बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन ए सिंपल सेरेमनी एट द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। और दूसरे देशों के भी प्रधानमंत्री, हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए थे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। सो ही इज द सेकेंड पर्सन आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने कंसेक्यूटिव तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट किसी को भी नहीं कर सकता है। लोकसभा इलेक्शन में जो मेजोरिटी में पार्टी होती है और उसका जो लीडर होता है उसको चुनना होता है। सो आर्टिकल 75 सेज दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, आर्टिकल 75 कहता है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के कहने पे बाकी जो मिनिस्टर्स होंगे, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी अपॉइंटमेंट होगी। अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर 71 मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ लगभग 71 मिनिस्टर ने और जो है ओथ लिया, यानी कैबिनेट का पार्ट बने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बने। इसमें कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात आती है, मैंने वहां पे क्लियर किया हुआ है उस वीडियो में, वहां देख सकते हैं। मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं कि अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जिनको इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया जाता है, पूरी जिम्मेदारी होती है, और नॉर्मली जब देश से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है, जो प्लान्स बनाए जाते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग होती है। तो इस कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही पार्टिसिपेट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, जैसे टोटल 71 मिनिस्टर है, उसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर बने। कैबिनेट मिनिस्ट्री में इंपॉर्टेंट मंत्रालय आ गए, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, तो ये सब लोग कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट बनते हैं। एंड 41 मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच होके, या फिर इसी में इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होते हैं जो अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी संभाल रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज 5 हैं, ठीक है, कि 5 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे, लेकिन वो अपना मंत्रालय अलग संभालेंगे। जो 41 मिनिस्टर है वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करेंगे। एंड वर आल्सो एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाय प्रेसिडेंट मुर्मू। नरेंद्र मोदी इक्वल्ड द रिकॉर्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू रिकॉर्ड ऑफ बीइंग स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है, तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू के नाम वो रिकॉर्ड है। पंडित नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। उसके बाद अगर फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो हुआ 1951-52 में, पंडित नेहरू उस समय भी प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, क्योंकि एक पार्टी कांग्रेस जो थी वो डोमिनेट की स्टार्टिंग के 3 जो इलेक्शन हुए लोकसभा इलेक्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रेसिडेंट थे। ही वॉज अगेन स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर 1957 में फिर बने, और फिर उस समय सेकेंड लोकसभा इलेक्शन में 1957-62 में हुआ।
फिर अगेन बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 62। कांग्रेस पार्टी सिक्योर्ड मेजोरिटी थर्ड लोकसभा इलेक्शन में। नरेंद्र मोदी वाज स्वर्न इन इज 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 में, ये 15वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। एंड भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोalition में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एनडीए का जो अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उन्होंने मेजोरिटी लेके आई थी। और फिर नरेंद्र मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। जब प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले 2014 से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, कई बार रह चुके थे, ठीक है। और उस समय प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं दूसरी बार, जब रूलिंग कोalition एनडीए फिर से एक बार मेजोरिटी में आती है 17th लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में हुआ था, और तब प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, ठीक है। एंड अगर आप बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बार प्राइम मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वो है इंदिरा गांधी के बाद, जो 4 बार लगभग प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रह चुकी हैं। वो पहली बार 1966 में बनी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में आती है 67-71 में, फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर 5th लोकसभा इलेक्शन जो हुए उसमें भी जीते, और फिर उसके बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी 1980 में जाके, आफ्टर अ पार्टी वॉन द मेजोरिटी इन द 7th लोकसभा इलेक्शन। तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है किसके पास है, इंदिरा गांधी के पास है। अगर हम बात करते हैं न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो टोटल प्रधानमंत्री को लेके 72 मेंबर्स होते हैं, एंड 31 मेंबर्स वर स्worn इन एज द कैबिनेट रैंक मिनिस्टर। तो एक बार देखना फिर से, उसमें मैंने समझाया हुआ है, यहाँ 30 लिखा था, 31 हो गए, प्रधानमंत्री को लेके 31 हो गए। एंड 41 वर स्worn इन एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, 5 विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। 72 मेंबर्स का ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। 61 मेंबर्स आर फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी। इस 72 में से 61 जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी अकेले नहीं मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने कोalition किया है, ठीक है। तो वो जो कोalition में अलाइड जो पार्टनर्स हैं इनके 11 हैं, और मतलब पार्टीज जो हैं उनमें से 11 और पार्टीज को मिनिस्टर बनाना पड़ा, 11 और पार्टीज से दूसरे मिनिस्टर बनाने पड़े, सॉरी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी और पार्टीज हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इस बार पार्ट बन रही हैं बीजेपी के अलावा, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल सेक्युलर, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा पार्टी, चिराग पासवान जस्ट सिंह, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा पार्टी, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी, have been given 1 कैबिनेट पोस्ट ईच। इन सबको एक कैबिनेट पोस्ट दिया गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ अजीत पवार, शिवसेना शिंदे ग्रुप, राष्ट्रीय लोकदल ऑफ जयंत चौधरी एंड अपना दल हैव बीन गिवन 1 मिनिस्टर ऑफ स्टेट वर्दी, और इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट की एक सीट दी गई, ताकि क्या है ना कि उनके सपोर्ट से सरकार बन रही है, तो इनके मंत्रियों का कॉन्फिडेंस भी लेना जरूरी है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट ₹100 करोड़ टू डेवलप महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। तो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, अब महाराणा प्रताप के अगर इतिहास की हम बात जानते हैं तो भी हल्दी घाटी की वो लड़ाई आ जाती है। हु वाज द कंटेम्पररी मुगल रूलर, आप बताइए कंटेम्पररी मुगल रूलर कौन था ड्यूरिंग द महाराणा प्रताप टाइम। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी मैं आगे आपको आंसर कर दूंगा। राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा अनाउंस ऑन सैटरडे दैट स्टेट गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग ₹100 करोड़ इन द डेवलपिंग ऑफ महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, की लगभग 100 करोड़ रुपए राजस्थान गवर्नमेंट अब इन्वेस्ट कर रही है, ताकि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट जो है उसको और डेवलप किया जा सके। क्योंकि और ये महाराणा प्रताप जयंती जो सेलिब्रेट की गई उस दिन उदयपुर के अंदर, उस दिन इस जयंती के दिन ही इन्होंने अनाउंस किया। एक महाराणा प्रताप की अगर हम बात करते हैं तो वो एक इंस्पिरेशनल फिगर रह चुके हैं इतिहास में भी, और आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं, बहुत पूजनीय है। एंड पूरे दुनिया के लिए अगर हम बात करते हैं, ही प्रेज्ड महाराणा प्रताप वेलर्स ब्रेवरी एंड पैट्रियोटिज्म, स्टेटिंग दैट हिज लाइफ encouraged people to persist in adversity and adhere to truth, religion and national interest। जो प्लेसेस एसोसिएटेड हैं जैसे मेवाड़ लाइफ विल बी डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड दिस इंक्लूड, इसमें जितना जगह महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है, उदयपुर हो गया, चौहान हो गया, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, देवार, छपली, चित्तौड़गढ़, इन सभी जगहों पे डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। एक तरह से अगर हम देखें तो महाराणा प्रताप के लिए भी हो जाएगा, और प्लस साथ साथ टूरिज्म का जो डेवलपमेंट है वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है।
अंडर द प्रोजेक्ट द राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल डेवलप म्यूजियम एंड बेसिक एमिनिटीज फॉर टूरिस्ट, कि वहां पे म्यूजियम बनाया जाएगा, ओवरऑल कनेक्टिविटी ऑफ प्लेसेस पे ध्यान दिया जाएगा। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट वाज लॉन्च्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, 2005 में ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने की शुरुआत हुई थी एंड 2 phases में मेवाड़ सर्किट हैज बीन कंप्लीटेड एंड थर्ड फेज ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन रीनेम्ड एज महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। प्रोजेक्ट एम्स टू प्रिजर्व द रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन। कोशिश यही है कि रिच हिस्टोरिकल जो कल्चरल हेरिटेज है राजस्थान का और महाराणा प्रताप से जो जुड़ी हुई चीजें हैं इसको बचा के रखा जाए और इसको आगे आने वाली जनरेशन को भी इससे अवगत कराया जाए समझ में। अगर हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट महाराणा प्रताप, बहुत ही ब्रेव, ठीक है, एक उस समय मुगल आर्मी, जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा था, अकबर उस समय थे और बहुत ही पावरफुल आर्मी थी मुगल आर्मी, लेकिन उस आर्मी को रोक के रखना और जो लोकेशन था उनका महाराणा प्रताप का, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड के लिए महाराणा प्रताप का वो लोकेशन अकबर के लिए बहुत जरूरी था। तो वहीं पे हल्दी घाटी की भी लड़ाई हुई थी, ठीक है। सो महाराणा प्रताप वाज बोर्न इन राणा प्रताप सिंह टू मेवाड़ किंग महाराणा उदय सिंह एंड मदर जयंताबाई इन कुंभलगढ़ राजस्थान। अकॉर्डिंग टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, उसके अनुसार तो उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 में, लेकिन क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सेलिब्रेट किया जाता है उनके बर्थ एनिवर्सरी को, तो वो पड़ता है 9 जून 2024। राजस्थान गवर्नमेंट फॉलोड द हिंदू कैलेंडर इन सेलिब्रेटिंग महाराणा प्रताप बर्थ एनिवर्सरी, कि राजस्थान की गवर्नमेंट हिंदू कैलेंडर ही फॉलो करती है। और इनके पिता का नाम थे महाराणा उदय सिंह, जिनके नाम पे उदयपुर सिटी पड़ा, ठीक है, इन्हीं के नाम पे उदयपुर पड़ा। महाराणा प्रताप बिलोंग टू द सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़ राजपूत, सिसोदिया क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई। ही वाज क्राउन्ड द किंग ऑफ मेवाड़ ऑन 28 फरवरी 1572 गोगुंदा and the 13th king of Mewar after the death of Uday Singh II. चित्तौड़ was the capital of Mewar, उस समय कैपिटल मेवाड़ का कौन सा था? चित्तौड़ था, ठीक है। He was one of the few Rajput kings who refused to surrender or make an alliance with the Mughal, कि वो उन राजपूत किंग्स में से हैं, क्योंकि बहुत सारे राजपूत किंग ने तो अलायंस कर लिया था मुगल आर्मी को देखते हुए, इतनी भारी सेना थी, इतने ज्यादा, मतलब नंबर में ही इतने ज्यादा थे, ठीक है, पावरफुल भी थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी धरती है, हम लड़ेंगे। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट ऑन 18 जून 1576। महाराणा प्रताप के बीच ये लड़ाई हुई थी और राजा मान सिंह के बीच, अम्बेर के जो राजा थे, जो कि मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे, ठीक है। He fought bravely but he defeated in the war. यहाँ मान सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप हार गए और उनको यहाँ से जाना पड़ा। बाद में मान सिंह को भी हटा दिया गया उसकी पोजीशन से अकबर के द्वारा, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप को रोका नहीं, ठीक है, जाने दिया। सो 1579 ही वॉन बैक एट वेस्टर्न मेवाड़ एरिया। बाद में वो फिर से लड़ाई करते हैं, जीतते हैं, गोरिल्ला वॉर भी उन्होंने अपनाया, और बाद में कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंडा, बट ही कुड नेवर रिक्लेम चित्तौड़, की चित्तौड़ उनको दोबारा नहीं मिला। उन्होंने नया कैपिटल बनाया छवान, नियर मॉडर्न दुर्गापुर वाला, जो दुंगारपुर वाला जो एरिया है वहां पे। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज। इंडियन नेवी गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। इंडियन नेवी को पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट? फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया कौन है? और इसमें हम देख रहे हैं कि ये पहली हेलीकॉप्टर पायलट है भारत की, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, नाम याद रखना है, अनामिका बी राजीव, इन्होंने इतिहास बनाया है। फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट इन द इंडियन नेवी ड्यूरिंग अ पासिंग आउट परेड एट द नेवल एयर स्टेशन। तो सब लेफ्टिनेंट है ये, INS रजाली जो एयर स्टेशन है वहां से इन्होंने पासिंग आउट परेड पास किया, ठीक है। ये कहां पे है? रानीपेट एरिया ऑफ अराकोनम, और ये पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। डिस्टिंग्विश गोल्डन विंग्स जो मिलता है वर गिवन टू 21, ऐसे 21 ऑफिसर्स को मिला है जो फ्लाइंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं। राजेश पंदारकर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड, इन्होंने ये वाइस एडमिरल राजेश पंधारकर जो हैं, इन्होंने ये गोल्डन विंग दिया किसको? 21 ऑफिसर्स को। ऑन जून 7 देयर वाज ए पासिंग आउट परेड टू कमेमोरेट द कंप्लीशन ऑफ द 102nd हेलीकॉप्टर कन्वर्जन कोर्स। और ये पासिंग आउट परेड वही होता है जब ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है और अब वो लोग प्रिपेयर्ड हो जाते हैं
अलग अलग अपना डिपार्टमेंट संभालने के लिए, अपना यूनिट चेक करने के लिए। So passing out parade marked the successful culmination of an intensive 22 weeks training। 22 हफ्तों की ये ट्रेनिंग होती है, काफी इंटेंसिव होती है, rigorous flying and ground ट्रेनिंग होता है, and a Naval Air Squadron 561 alma mater of all the helicopter pilots of Indian Navy। इसको alma mater एक कॉलेज स्कूल माना जाता है, ठीक है, किसका, हेलीकॉप्टर पायलट्स, ऑल हेलीकॉप्टर पायलट्स ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, जिसको नेवल एयर स्क्वाड्रन 561 यूनिट है, ये ध्यान में रखना। So Sub Lieutenant Anamika B. Raju created history by graduating at as the first woman naval helicopter pilot। Lieutenant Jamyang Siwang, the first commissioned national officer from the Union Territory of Ladakh। इनका भी नाम याद रखिए हिस्ट्री में, क्योंकि ये पहले नेवल ऑफिसर है, कहां से, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ऑल्सो सक्सेसफुली ग्रेजुएटेड एज क्वालिफाइड हेलीकॉप्टर पायलट। Conducted at the Indian National Air Squadron 561 known as alma mater of all helicopter pilots। alma mater मतलब हो गया एक स्कूल, एक कॉलेज के रूप में, जो पूरी देश भर के हेलीकॉप्टर पायलट्स के लिए जाना जाता है, अपने कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम और स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। मिनिस्ट्री हाईलाइटेड द इंडियन नेवी कमिटमेंट टू जेंडर इंक्लूसिविटी एंड एक्सपेंडिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन ऑल्सो। अब यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हैं कि वुमेन फाइटर पायलट उड़ा रही हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, तो ये जेंडर इक्वालिटी को भी दिखाता है। सो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजू मेकिंग हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंच ओपन, जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था। अल्कारेज एंड स्वियातेक वन द सिंगल। स्वियातेक जो वुमेन सिंगल में जीती हैं, अल्कारेज मेन सिंगल में जीते हैं, स्पेन के हैं। एंड ईगा स्वियातेक ऑफ पोलैंड वन द 2024 फ्रेंच ओपन मेंस एंड वुमेन्स टेनिस सिंगल टाइटल्स। It was the first French Open single title for the Alcaraz and the fourth single title for the world number 1 Iga Swiatek। इस समय Iga Swiatek जो है पोलैंड की, ये वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पे है। इनका ये 4th टाइटल था और अल्कारेज का फर्स्ट फ्रेंच टाइटल था, ठीक है। The 123rd एडिशन ऑफ फ्रेंच ओपन ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस के नाम से भी ये फेमस है टूर्नामेंट। हेल्ड एट द स्टेड रोलैंड गैरोस इन पेरिस फ्रांस फ्रॉम 26 मई टू 9 जून एंड इट इज द सेकेंड ग्रैंड स्लैम। क्योंकि पूरे ईयर में अगर हम बात करते हैं तो एनुअली 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो कैलेंडर ईयर में फिक्स है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद विंबलडन आएगा, या फिर आप बताइए यूएस ओपन आएगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। द स्टेट रोलैंड गैरोस इन, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइए कि ये जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं ये किस तरीके के कोर्ट पे खेले जाते हैं, क्योंकि कुछ कोर्ट क्ले कोर्ट होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल ग्रास वाले होते हैं, ये आपको बताना है। तो जो फ्रेंच ओपन है इट इज प्ले ऑन क्ले कोर्ट। चलो फ्रेंच ओपन का तो मैंने ही बता दिया यहाँ पे, ठीक है। 21 ईयर स्पेनियार्ड won his career's third Grand Slam title by winning the French Open single title। कार्लोस अल्कारेज जो है प्रीवियसली वन द यूएस ओपन, ये पहले यूएस ओपन जीत चुके हैं 2022 में एंड द विंबलडन इन 2023, लेकिन फ्रेंच ओपन पहला था। इन द 2024 फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कारेज डिफीटेड टोक्यो ओलंपिक के जो चैंपियन रह चुके हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, इनको इन्होंने हराया फाइनल में, और ये जर्मनी के हैं। 5 सेट हुआ था ये पूरा, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 से ये जीते हैं, ठीक है। फाइनल विच वॉज प्लेड ऑन द कोर्ट फिलिप चैरिटर, ये उस कोर्ट का नाम है। लास्टेड 4 आवर्स, लगभग 4.5 घंटे तक चला ये, और ये 14th करियर सिंगल टाइटल है किसका, अल्कारेज का। वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वियातेक, अगर वुमेन्स में हम देखें तो पोलैंड की इन्होंने डिफेंड किया अपना फ्रेंच ओपन सिंगल, पहले भी ये जीत चुकी हैं, उसको डिफेंड किया। ईगा स्वियातेक डिफीटेड जैस्मिन पैलोनी जो इटली की हैं, ठीक है, and also now won the French Open single title 4 times। अच्छा, सबसे ज्यादा बार रिकॉर्ड किसके नाम है, क्रिस एवर्ट के नाम है, होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम वुमेन सिंगल टाइटल। तो इनका नाम याद रखना है, 7 टाइम्स ये जीत चुकी हैं। दिस वाज द 5th ग्रैंड स्लैम टाइटल फॉर 23 ईयर ओल्ड ईगा स्वियातेक। सिर्फ 23 साल की हैं और ये 5वां इनका ग्रैंड स्लैम हो चुका है। सच अ ग्रेट अचीवमेंट। चलिए कुछ क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 4 टाइम आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 बार की बात की जा रही है। कमेंट बॉक्स में आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं लिख के आंसर बताना भी है। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट,
apart from Narendra Modi, who has been the Prime Minister of India for 3 consecutive terms after the promulgation of Constitution. तो 3 बार, उनके अलावा किसके, नरेंद्र मोदी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, 3 कंसेक्यूटिव टर्म की बात हो रही है। Who appoints the Prime Minister of India? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। Who appoints the member of Union Council of Ministers? तो ये कौन अपॉइंटमेंट करता है? अगेन प्रेसिडेंट करते हैं। हाउ मच मनी हैज द राजस्थान गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट? 100 करोड़। महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ बिलोंग टू विच राजपूत क्लैन? सिसोदिया राजपूत क्लैन से बिलोंग करते थे। हु इज द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट? पहली कौन है? अनामिका बी राजीव। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है इसी क्लास में, जिसका आंसर करना है कि फर्स्ट फाइटर वुमेन पायलट कौन है। चलिए अब आते हैं 11 जून के करंट अफेयर्स में। 11 जून को हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो तिथि पड़ती है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले का मतलब यह है कि खेलते रहिए, ठीक है। खेलने से फिटनेस बना होता है। स्पेशली बच्चों की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हर चीज, कॉग्निटिव स्किल्स वगैरह सब शामिल हो जाती हैं इसमें। तो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, क्योंकि पहली बार ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसको 11 जून सेलेक्ट किया गया कि 11 जून 2024 मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन एफर्ट्स टू प्रिजर्व, प्रमोट and prioritize playing so that all people, especially children, can reap the rewards and thrive to their full potential. थीम क्या था? थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2024, प्ले फॉर ऑल, इंक्लूसिविटी, ये याद रखना है, प्ले फॉर ऑल, इंक्लूसिविटी, क्रिएटिविटी एंड जॉय, ठीक है। दिस वाज द थीम। चलिए एज ऑलवेज वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन सो दैट वी कैन सी हाउ मच यू नो, और आप भी देख सकते हैं। वेयर वाज द हेलब्रोन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड? प्रोनाउंसिएशन ही इतना ज्यादा खतरनाक है। चलिए कहाँ ये हुआ था ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट, ये बताना है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी इसी पर्टिकुलर क्लास में हम कवर कर लेंगे। पहला न्यूज है, आर्मी लॉन्चेस इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक। अब जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, तो बहुत सारे अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ही इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जो है डेवलप की जा रही है, उसमें से ये भी है विद्युत रक्षक। ये क्या करेगा? जनरेटर मॉनिटरिंग का काम करेगा। जैसे जब पावर ऑफ हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि पावर ऑफ के बाद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो मशीन्स काम कर रही होती हैं, या बैटल फील्ड में या जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, उस समय इशू हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये डिटेल कर लेगा कि कौन से जनरेटर में क्या इशू आया है, और तुरंत उसके ऊपर वर्क करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। सो विद्युत रक्षक एंड इंटीग्रेटेड जनरेटर ट्रैकिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम इनेबल्ड बाय द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो है, इन्होंने डेवलप किया है एक ऐसा सिस्टम विच इज ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट फॉर द इंडियन आर्मी। अगर बात करते हैं ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन के लिए, द फर्स्ट विद्युत रक्षक प्रोडक्शन यूनिट्स वर प्लेस्ड इनटू ऑपरेशन ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेरेमनी, कि ये ऑपरेशन में आ चुका है, इनॉग्रल सेरेमनी में इसके वर्किंग को दिखाया गया। विद्युत रक्षक वांट्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन्स यूज्ड बाय इंडियन आर्मी, एडिंग कटिंग एज IoT टेक्नोलॉजी टू देम। दिस मेथड वर्क्स विद ऑल आर्मी जनरेटर, ये मेथड हर सभी आर्मी जनरेटर्स के साथ काम करता है, नो मैटर व्हाट काइंड मेक मॉडल और एज दे आर, ठीक है। यानी हर टाइप के जनरेटर, ऐसा नहीं है कि जनरेटर कितना पुराना है, कौन सा मॉडल है, ये मैटर नहीं करता। ये हर चीज के साथ फिट हो जाएगा, और उस जनरेटर में जो प्रॉब्लम आएगी उसको समझेगा, और वो चीज फिर आगे रेफर कर देगा, और उस हिसाब से उसके ऊपर काम किया जा सके, राइट। सो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आर वॉचिंग जनरेटर पैरामीटर्स इन रियल टाइम, फाइंडिंग फॉल्ट्स बिफोर दे हैपन। पैरामीटर्स को रियल टाइम में भी देखा जा सकता है, फॉल्ट होने से पहले ही गलती पता की जा सकती है, और उसके ऊपर काम करके उसको सही किया जा सकता है। एंड ऑटोमेटिंग कंट्रोल ऑपरेशन सो दैट लेस वर्क हैज टू बी डन बाय हैंड। गोल ऑफ विद्युत रक्षक इन्वेंशन एंड इंट्रोडक्शन इज टू हेल्प इंडियन आर्मी, ठीक है। पहला गोल तो यही है कि इंडियन आर्मी को हेल्प करना, एम्प्लॉय मोर टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन एंड इन इट्स ऑपरेशन। बाकी ये बहुत जगह काम आएगा। दिस प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रिडिक्टिव रिपेयर टेक्निक दैट कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ क्रिटिकल इक्विपमेंट। क्रिटिकल इक्विपमेंट की जो लाइफ है उसको भी इंप्रूव करेगा, इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी
ठीक है, तो आई होप दिस न्यूज डिटेल में आपको समझ में आ गई होगी ये चीज। थोड़ा बहुत यहाँ पे और है कि इंडियन आर्मी एंड द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एट IIT दिल्ली वर्क टुगेदर, इन लोगों ने मिलकर एक साथ विद्युत रक्षक को बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान में कि कौन कौन शामिल है, इंडियन आर्मी है और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली, इन लोगों ने मिलकर विद्युत रक्षक को डिजाइन दिया और उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम किया। देयर वाज ए फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सॉरी उसकी मेकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग, साइंड एट एरो इंडिया 2020 दैट मेड इट इजियर टू मेक दिस न्यू मेथड। और ये रिलेशनशिप ये शो करता है कि आर्मी इज सीरियस अबाउट वर्किंग विद एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू इंकरेज न्यू आइडिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, सेकेंड टर्म फॉर सिक्किम चीफ मिनिस्टर स्वॉर्न इन प्रेम सिंह तमांग जो है, जो कि एसकेएम पार्टी, एसकेएम मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है, इस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनको सेकेंड टर्म मिला है, ये फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन द जस्ट फिनिश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एसकेएम इजिली रीगेन्ड कंट्रोल और पूरा प्रॉपर मेजोरिटी में ये सीट जीते हैं, टेकिंग 31 ऑफ द 32 सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली सीट, 32 में से 31 सीट्स इनको मिली हैं। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग वाज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्किम गवर्नर जो है लक्ष्मण आचार्य, इन्होंने वो ओथ टेकिंग सेरेमनी में ओथ दिलवाया। ठीक है, कहाँ हुआ था, पालजोर स्टेडियम गंगटोक में जो है वहां पे हुआ था 10 जून 2024। 12 मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर वर आल्सो स्वॉर्न इन, चीफ मिनिस्टर को मिला के 12 मिनिस्टर ने और पोजीशन लिया, मतलब मंत्रालय संभालेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सिक्किम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी 12। सिक्किम के मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो केवल 12 हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब सिक्किम असेंबली की बात, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टोटल लोकसभा के अंदर भी कितने हैं, 72 लोगों ने, मिनिस्टर्स ने ओथ लिया, तो लोकसभा में कितना लिमिटेशन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लोकसभा MP कैन बिकम मिनिस्टर, मैक्सिमम कित परसेंट तक बन सकते हैं। ये एसकेएम लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के रूप में चुने गए। फिर इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट 11 सिक्किम, ये 11 सिक्किम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ है, असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है, एसकेएम वन 31 ऑफ 32 असेंबली सीट्स एंड प्रेम सिंह तमांग वन फ्रॉम बोथ द, इन्होंने दो जगह से, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था, रिहंग एंड सोरेंग चाकुंग लेजिस्लेटिव असेंबली, और दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीत गए। ठीक है, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का एक रिकॉर्ड है आपके सामने, आप बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपकी जीके नॉलेज फैक्ट के लिए बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग जो है 6th पर्सन है चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में। ओके नेक्स्ट, अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ सिक्किम वाज रूल्ड बाय नामग्याल चोग्याल डायनेस्टी, कि पहले तो एक डायनेस्टी थी यहाँ पे नामग्याल चोग्याल डायनेस्टी जो रूल किया करती थी 1642 से 1975 तक, इन्हीं के जो हायरार्की में जो लोग थे वो करते रहे। इन 1835 द ब्रिटिश डिफीटेड सिक्किम, अब 1835 में ब्रिटिश आए, उन्होंने सिक्किम को डिफीट किया एंड अपना प्रोटेक्टरेट बना लिया, कि वहां रूल तो नहीं किया लेकिन ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में आ गए। नहीं, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इंडो सिक्किम ट्रीटी होती है एंड इट वाज साइंड बिटवीन टू कंट्रीज इन 1950, बट अगेन सिक्किम के जो रूलर थे वो मर्ज होना नहीं चाहते थे, पर सिक्किम के जो लोग थे वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे। तो एक रेफरेंडम करवाया गया और एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में बना लिया गया। तो इंडिया को एसोसिएट स्टेट के रूप में पहले जोड़ा गया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट 1974 के तहत, और बाद में एक स्पेशल रेफरेंडम जब हुआ सिक्किम के अंदर 1975 में, तो फिर सिक्किम को मर्ज कर दिया गया इंडियन स्टेट के साथ, क्योंकि 97% ऑफ पीपल वांटेड कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते। तो याद रखना आपको 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी 35th तो वो हुआ जिसमें एसोसिएट स्टेट्स का दर्जा मिला, यहाँ पे जाके प्रॉपर स्टेट बन गया सिक्किम इंडिया का। तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 1975 के तहत सिक्किम को बना दिया गया क्या, इंडिया का पार्ट, राइट। स्टेट एनिमल है रेड पांडा, स्टेट बर्ड है ब्लड फीजेंट, स्टेट फ्लावर है डेंड्रोबियम नोबाइल एंड स्टेट ट्री है रोडेंड्रियम निवियम,
डेंसिटी पॉपुलेशन 87.6%, बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं है। लिटरेसी रेट 81.4% है और ये 22nd स्टेट है इंडिया का। इसी तरह जैसे सिक्किम के अंदर वैसे ही और भी लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए हैं। ओडिशाज न्यू चीफ मिनिस्टर इज मोहन चरण मांझी। तो ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी, और पहली बार यहाँ पे द भारतीय जनता पार्टी हैज फॉर्म द फर्स्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, मार्किंग अ हिस्टोरिक अचीवमेंट कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली अपनी गवर्नमेंट ओडिशा के अंदर बनाई है। तो मोहन चरण मांझी जो है नेम फॉर द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एंड ही बिकेम्स ओडिशाज 15th चीफ मिनिस्टर। ओडिशा के 15वें चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं ये। रिसेंटली जो असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें लगभग 147 में से 78 सीट्स बीजेपी को मिली हैं, एंड पहली बार बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली है। एक ट्राइबल लीडर है। अगर हम बात करते हैं मोहन चरण मांझी की, इमर्ज विक्टोरियस इन केंजौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे उसका नाम है कियोंझार, एंड टोटल 47.5% ऑफ द वोट्स एंड डिफीटिंग मीनू मांझी, जो वहां पे बीजू जनता दल के मीनू मांझी थे उनको हराया इन्होंने 47.5% सिक्योर करके। अनाउंसमेंट ऑफ मांझी अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कि ये इन्होंने बोला कि ये मिनिस्टर बनेंगे राजनाथ सिंह। और भुवनेश्वर कैपिटल ऑफ सिटी जो है, कहां पे अनाउंस किया था? भुवनेश्वर के अंदर, जो उड़ीसा का कैपिटल है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अटेंडेड द मीटिंग, और उस मीटिंग को अटेंड किया था भूपेंद्र यादव ने भी, जो इस समय यूनियन मिनिस्टर है। तो इन टचिंग डिस्प्ले ऑफ रेवरेंस एंड ट्रेडिशन, उड़ीसा जैसे फेमस है जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथपुरी जो है, तो लॉर्ड जगन्नाथ को पहला इनविटेशन लेटर दिया गया था इस वोट टेकिंग सेरेमनी के लिए, ठीक है, एक ट्रेडिशन के तहत भी है और रिस्पेक्ट के रूप में। और फिर एक्कम्पनाइंग मांझी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केवी सिंह दियो एंड पार्वती परिदा। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में केवी सिंह दियो और पार्वती परिदा दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हैं जो असिस्ट करेंगे मांझी को। ओडिशा की हम बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल जो है उसके साइड में है ये, वेल फॉर इट्स डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड नेचर। कैपिटल ऑफ ओडिशा है भुवनेश्वर। ओडिशा इज होम टू मेनी हिंदू टेम्पल्स एंड रिवर्स। एंड जगन्नाथपुरी का अभी न्यूज आगे भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे चारों मंदिर के द्वार ओपन करने की बात कही गई थी जो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कंसिस्ट ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। धनु यात्रा यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है, लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर सेलिब्रेटेड इन द बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओल्डेस्ट डांस फॉर्म जिसको ओडिसी डांस कहते हैं आज भी सर्वाइव करती है ओडिशा के अंदर। कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट इनसाइड द सी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टांसेस क्राफ्टमैनशिप एंड क्रिएटिविटी इन ओडिशा, समुद्र के अंदर बना है और ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर है इसका। लार्जेस्ट विलेज इन एशिया जिसको भूबान कहते हैं वो भी कहां पे है? ओडिशा के अंदर है। दीज आर सम जीके फैक्ट रिलेटेड टू ओडिशा। और वन ऑफ द चार धाम जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन ओडिशा। जगन्नाथ टेम्पल हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किचन विथ ओवर 400 कुकिंग वर्कर्स। दुनिया का सबसे बड़ा किचन कहा जाता है, लगभग 400 लोग काम करते हैं एंड दे फीड मोर देन 10,000 पीपल एवरी डे। 10,000 लोग वहां पे भोजन करते हैं हर दिन। तो जगन्नाथ टेम्पल, अ टोटल ऑफ 7 pots आर स्टैक्ड टुगेदर ऑन फायरवुड। द टॉप मोस्ट पॉट गेट्स कुक्ड फर्स्ट एंड द लास्ट वन। 7 ऐसे रखे हुए, बड़ी कहानी है, देखे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। पर बहुत क्योंकि लंबा हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में चीजों को निपटाया जाए, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर्स की वो आपको दिया जाए। सो फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया वाज बिल्ट इन ओडिशा। चिल्का लेक वाज बिल्ट इन 1981। तो सबसे जो वेटलैंड के रूप में दर्जा मिला हुआ है, और चिल्का लेक कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा यहीं पे उड़ीसा के अंदर, ठीक है। इट हैज मोर देन 400 स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है 6th ATP चैलेंजर टेनिस टाइटल किसने जीता है? सुमित नागपाल ने एट द हेलबॉर्न नेक क्लब 2024 ATP चैलेंजर जर्मनी। इंडिया टेनिस प्लेयर सुमित नागपाल जो है वो जीत गए हैं मेन सिंगल कैटेगरी। तो बस इतना ध्यान में रखना है आपको। तो ये इंडिया के अंदर इंडिया की तरफ से रैंक 1 पे, टॉप रैंक पे जो प्लेयर हैं वो यही है सुमित नागपाल, और जीते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। हु लॉन्च विद्युत रक्षक ऑपरेटिंग सिस्टम? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिख के बताना है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम ज्वाइन इंडिया एज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया? चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के राइट आंसर बताइए, वहीं पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आंसर, ठीक है।
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? बहुत इजी है ये तो, सिक्किम का कैपिटल ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दें। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? नया चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी। चिल्का लेक कहाँ है? अगेन आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, आंसर करिए, वेयर इज चिल्का लेक? हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल? सुमित नागपाल। जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप सबको आना ही चाहिए, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, अब आपका काम है कमेंट बॉक्स में आंसर करना। चलिए नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर्स ऑफ 12 जून, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि यहाँ पे अवेयरनेस के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी वो दिन होता है जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ। अब ऐसा नहीं है कि उसी दिन सिर्फ चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है, यहाँ एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं तो चाइल्ड लेबर जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया 14 ईयर से कम एज के जो बच्चे हैं और ऐसे हजारडस सिचुएशन में जिनको एम्प्लॉय किया गया है, उन लोगों को चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में लाया जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 थीम क्या था? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर is the theme of the World Day Against Child Labor 2024. International Labour Organization is committed to ensuring that, अब ये ILO के द्वारा कमिटमेंट है, ILO इसको देखता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ब्रांच है यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ा हुआ। So particularly those at risk from child labor have safe and healthy working. चलिए पहला क्वेश्चन जैसे कि हम स्टार्ट करने से पहले पूछते हैं ताकि आप चेक कर लें आपको कितना आता है। Where was the 8th edition of Japan India Maritime Exercise? कहाँ हुआ है? जिमेक्स जिसको कहते हैं 2024। चलिए इसी वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि हर एक साल को यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट करता है कुछ पर्टिकुलर थीम्स कि इस तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे इस पर्टिकुलर ईयर को, और उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाती है उसमें। तो इस बार इसमें जो ऐड किया गया है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज यू ऑल नो कि जनरली जितने भी फिनोमिनाज हैं, नेचुरल फिनोमिना या आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, सब कुछ एटम से बना हुआ है, और एटम के अंदर जो और सब पार्टिकल्स हैं वो बन जाते हैं किसका पार्ट? क्वांटम साइंस का पार्ट बन जाते हैं। और उन पार्टिकल्स के मूवमेंट के थ्रू की सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, सब कुछ समझ, जो इवेंट्स हो रहे हैं आसपास जो चीजें हो रही हैं वो सब उसी के ऊपर बेस्ड है। तो वो क्वांटम साइंस का ही पार्ट हो जाता है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। सो यूनाइटेड नेशन हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी, एंड सबने इसको अग्री किया, ठीक है। इट ऑल्सो एम टू इंश्योर दैट ऑल नेशंस हैव इक्वल एक्सेस टू क्वांटम एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। यूनाइटेड नेशन है डिक्लेयर्ड 2020, और ऐसा नहीं क्योंकि एक ही थीम नहीं, कई थीम पे और सेलेक्ट किया गया है इस ईयर के लिए, जैसे इंटरनेशनल ईयर फॉर cooperatives of cooperative, international year of peace also, trust and international year of glaciers, peace and trust, international year for peace and trust कि सबको एक दूसरे के बीच पीस और ट्रस्ट बना के रखना है। ग्लेशियर्स के प्रिजर्वेशन की बात कही जा रही है क्योंकि ग्लेशियर जल्दी जल्दी मेल्ट होते जा रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और जो वाटर लेवल है इंक्रीज करता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन किसका? ओशियन का वाटर लेवल। Declare one or more themes as the focus of an international year in order to promote through awareness and action. इसी तरह 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स बोला जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। बैक्ट्रियन कैमल्स, ट्रोमेड्री कैमल्स, लमार्ड्स, अल्पाकास, विक्यूएना, ये सब जो कैमल की जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उसको लेके प्रमोशन की बात कहा गया है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। By designating 2025 International Year of Quantum Science and Technology, United Nations want to increase public awareness, ठीक है, क्वांटम साइंस को लेके, encourage young people to study it and bolster support for using it to address current challenges. क्वांटम साइंस का एक हमारे दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने आपको बता दिया जैसे, और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, एक वीडियो ही बना दूंगा क्वांटम साइंस के ऊपर। बाकी इट्स नॉट एन इजी टास्क, क्वांटम साइंस तो बड़े बड़े साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं, बाकी जो उसकी बेसिक चीजें हैं वो हम समझ लेंगे। अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, जर्मन फिजिक्स सोसाइटी, एंड ये 2025 सेलिब्रेट करता है क्वांटम साइंस, जो कि 2021 में लेड किया गया था अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी और जर्मन फिजिकल सोसाइटी के द्वारा। ईयर वाज चोजन एंड इट मार्क्स सेंटेनरी ऑफ वर्नर हेजेनबर्ग के जो एफर्ट हैं टू डेवलप द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम फिनोमेना
उसको एक तरह से सेलिब्रेट करने के रूप में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेंटिनरी ईयर उसका कंप्लीट हो रहा है। प्रपोजल वाज सून सपोर्टेड बाय अदर सोसाइटी इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिक्स एज वेल एज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, चलिए बाकी ये डिटेल्स हैं कि कैसे ये पास हुआ यूनाइटेड नेशन के अंदर, राइट। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया डेट हिस्ट्री कैसे चाइल्ड लेबर कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरीके से क्या है। तो 12 जून को हम चाइल्ड लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, राइट। और यूनाइटेड नेशन बिलीव दैट चाइल्ड लेबर कुड बी इरेडिकेटेड इफ पीपल एंड गवर्नमेंट फोकस ऑन द प्राइमरी कॉज, कि इसको इरेडिकेट किया जा सकता है अगर लोग और गवर्नमेंट मिलकर काम करे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाज ऑब्जर्व्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 12 जून 2002 जेनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, और तब से 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो था 2024 के लिए वो था लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। अगर हम बात करते हैं तो ये 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन ऑफ द आईएलओ। और आईएलओ के अकॉर्डिंग नॉट एवरी वर्क परफॉर्म बाय चिल्ड्रन इज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द चाइल्ड दैट इज हजार्डस टू अ चाइल्ड हेल्थ। मतलब जो काम कर रहा है चाइल्ड और उसके हेल्थ के लिए खराब है, उसको चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में रखा जाता है। परफॉर्म बाय चिल्ड्रन हु आर टू यंग एंड डिमांड टू मेनी आवर्स, मतलब उनका काम दिया गया है, बहुत देर तक काम करना पड़ रहा है और वो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है, तो ऐसी चीजों को चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में रखा गया है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस देखा जाए तो दुनिया भर में 43.53 लाख चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 and 14, ये इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है, वर्कड इन द कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए। 1979 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप गुरुपदास्वामी कमिटी टू स्टडी द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर एंड सजेस्ट मेजर टू एड्रेस इट, और फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1986 में फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ गुरुपदास्वामी कमिटी। तो ये ध्यान में रखना है, और फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे में मना कर दिया गया। ठीक है, तो एक्ट वाज अमेंडेड इन 2016 एंड प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 14 years age of all children, prohibited the employment of adolescents 14 to 18 years of age in certain sector of the economy। अगर दुनिया भर में बात करते हैं तो 160 मिलियन लगभग चिल्ड्रन जो है वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयड एज चाइल्ड लेबर्स अकॉर्डिंग टू द आईएलओ, और बाकी कुछ डेटा है आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चंद्रबाबू नायडू टेक ओथ एज आंध्र सीएम फॉर 4th टाइम। चौथी बार चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बनाया गया है। He belongs to the Telugu Desam party and sworn in as the Chief Minister of Andhra Pradesh for the 4th time by Governor S. Abdul Nazir, right? और साथ में ये कहाँ पे हुआ था सेरेमनी? केसरपल्ली आईटी पार्क नियर गुनावरम एयरपोर्ट एट विजयवाड़ा। तो आंध्र प्रदेश के 18 चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, हु चोजन फ्रॉम द कुप्पम लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनकी असेंबली का नाम याद रखना है, कुप्पम लेजिस्लेटिव असेंबली। 25 मेंबर गवर्नमेंट लेड बाय द चीफ मिनिस्टर, लगभग 25 मेंबर्स हैं इसमें, चीफ मिनिस्टर भी हैं, आल्सो स्वॉर्न इन बाय द स्टेट गवर्नर, यानी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। 3 जन सेना मेंबर्स, पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत फेमस एक्टर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, मेंबर इन द कैबिनेट इन एडिशन टू 21 टीडीपी मेंबर्स। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी, बीजेपी और जनसेना ने मिलकर अलायंस जो बनाया उसने टोटल 175 में से 164 सीट जीती हैं। और वीडियोस में आप देखेंगे कि जो पवन कल्याण हीरो हैं, जो नायडू हैं, इनको बड़े प्यार से गले लगा रहे हैं मोदी जी, इनको एक तरह से बधाई भी दे रहे हैं, तो ये चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, अमरावती को आंध्र प्रदेश के कैपिटल के रूप में चुना गया है। तो देखिए जो एक 10 साल का जब तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद बात ये हुई थी कि कैपिटल कौन सा रहेगा। तो कैपिटल पहले तो दोनों का शेयर्ड कैपिटल था, अब वो कहा गया कि 10 साल के लिए ऐसा है, आंध्र प्रदेश को अपना कैपिटल सेलेक्ट करना होगा। तो चंद्रबाबू नायडू फेवर कर रहे थे अमरावती को,
लेकिन फिर बीच में दूसरे गवर्नमेंट आ जाती है और वो कहती है कि हम 3 अलग अलग जो है कैपिटल बनाएंगे, 3 कैपिटल्स फॉर आंध्र प्रदेश। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू दोबारा आ गए हैं, तो फिर अमरावती को क्या कर दिया गया है, कैपिटल बना दिया गया है। ठीक है, तो अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी कि फर्स्ट स्टेट टू बी एस्टैब्लिश्ड, पहली सबसे बड़ी चीज कि आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो एस्टैब्लिश्ड हुआ आर्टिकल 3 के अनुसार। In order to divide 11 Telugu speaking regions of Madras province into the independent state of Andhra, the parliament passed the Andhra state in 1953। तो इसका फाउंडेशन 1 अक्टूबर आपको देखने को मिलेगा 1953 में, राइट। चलो नेक्स्ट, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया था, कमेंस्ड ऑन योकोसुका जापान। तो टाइम टू टाइम जापान की नेवी, आर्मी ये जो है आपस में एक एक्सरसाइज करती रहती हैं, सो दैट एक दूसरे फोर्सेस के बीच एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना रहे, एक दूसरे की जो इक्विपमेंट्स हैं उससे फेमिलियर हो सके। कई बार इनको क्या पीस कीपिंग फोर्सेस के रूप में इंटरनेशनल जैसे यूनाइटेड नेशन की तरफ से जाना पड़ता है दूसरे ऑपरेशन के लिए, तो वहां पे इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे एक दूसरे के लिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस चलता रहता है। तो जापान 8th इटरेशन ऑफ द जापान इंडिया मैरीटाइम, 8th एडिशन था एक्चुअली में, कमेंस्ड मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स होस्टिंग जिमेक्स 24 ड्रिल। तो ये जापान में हो रहा है। जापान इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द जापानीज नेवी, मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस जो फोर्स है इसका नाम है। इंडियन नेवी इंडिजिनियसली बिल्ट स्टील्थ फ्राइजेट्स, ये जो स्टील्थ फ्राइजेट है जो छुप जाती है एक तरह से, ये पार्टिसिपेट कर रही है। एंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। इंडिया और जापान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है, द इंडियन डिफेंस फोर्सेस रेगुलरली कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, जापानी फोर्स सम ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे जिमेक्स इज ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान ओनली। इट वाज स्टार्टेड इन 2012 इन जापान। 7th जिमेक्स 23 वाज होस्टेड बाय द इंडियन नेवी ऑफ विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम में होता 2003 में। इसके अलावा धर्म गार्जियन के नाम से होता है इंडियन आर्मी एंड द जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। तो ये धर्म गार्जियन के नाम से एक्सरसाइज होती है। एक होता है वीर गार्जियन, इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज, इस बार मैं आंसर नहीं करूंगा, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कमेंट बॉक्स में कि आप खुद इसका आंसर करेंगे। हम चलते हैं सीधा करंट अफेयर्स पे और मैं क्वेश्चन एक एक दिखा देता हूं आपको। You will try to answer this question in the comment box। मैं चेक करूंगा कि आपने कितना सही आंसर किया है कितना नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेट्स सी द करंट अफेयर्स ऑफ 13 जून। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। ठीक है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2024 के रूप में। एल्बिनिज्म क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम है जिसमें नॉर्मली हम कहेंगे कि जो एक पिगमेंट होता है मिलेनिन, उसकी कमी होती है, स्किन का जो पिगमेंट होता है, और उसके कारण स्किन पे जो आप देखेंगे व्हाइट कलर दिखना या फिर हेयर में, आईज में वो प्रॉब्लम होती है। बट क्योंकि उनके साथ फिर ऐसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने की बात कही जा रही है। सो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ए स्पेशल इवेंट। ठीक है, और इस बार का जो थीम है वो है अ डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया इस पर्टिकुलर डे से कि अडानी डिफेंस पार्टनर विथ विच यूएई बेस्ड कंपनी, कि अडानी डिफेंस ने किस यूएई कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। आंसर आपको मिल जाएगा इसी में। सो इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ग्लोबली, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत जो है अभी भी वापस उसी पोजीशन में है कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी है। सो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार include a 6.6% growth rate increase in the GDP for India for the fiscal year 24-25 की उन्होंने कहा है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये अपडेट आया है कि लगभग 6.6% का ग्रोथ रेट रहेगा जो जीडीपी है इस 2024-25 में। एंड लास्ट टाइम उन्होंने 6.4% कहा था। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट इन 2024-25 इंडिया मेजर इकोनॉमी वुड कंटिन्यू टू ग्रो एट द हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए तो कि ठीक है, अच्छी बात है कि हमारा इकोनॉमी ग्रो करता रहेगा।
In the latest Global Economic Prospect Report, the International Financial Institution attributed his revision of India's growth projection strong public investment. उन्होंने कहा है कि इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट accompanied by private capex and rise in private consumption, वो एक रीजन है. The World Bank has raised the growth forecast to 6.7% from the earlier forecast of 6.5%. ये भी देखने को मिल रहा है. नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भी बताया गया है कि 8.2% का ग्रोथ रहेगा और बाकी ये डिटेल. नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं. मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय असम गवर्नमेंट. तो स्कीम का नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम. ठीक है, गर्ल एजुकेशन को इंकरेज करने के लिए ये किया गया है. और क्योंकि वहां पे एक इशू है कि जो चाइल्ड मैरिज वाला भी इशू बहुत ज्यादा है असम के अंदर, तो उसको भी एक तरह से टैकल करने के लिए ये किया जा रहा है. तो जून 12, 2024 को हेमंत बिस्व शर्मा जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये लॉन्च किए हैं मुख्यमंत्री निजौत मोइना, जिसको MMNM कहा जा रहा है. और इसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव और सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. तो इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 लाख गर्ल स्टूडेंट जो है स्टेट की वो बेनिफिट पाएंगे. गर्ल स्टूडेंट एनरोल इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन विल गेट ₹1000 पर मंथ. जो लड़कियां हायर सेकेंडरी एजुकेशन में हैं उनको लगभग 1000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा. और जो लड़कियां 3 ईयर और 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन में कोर्स कर रही हैं उनको मिलेगा 1200 पर मंथ. सॉरी, गर्ल स्टूडेंट एनरोल इन पोस्ट ग्रेजुएशन और BA डिग्री उनको मिलेगा 2500 पर मंथ. तो इस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनको एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन दिया जा रहा है ताकि वो जल्दी शादी करने वाली जो चीज है उसको खत्म करें और गर्ल्स को ज्यादा एजुकेट करें फैमिली. मुख्यमंत्री ने जो 1500 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, और इसके लिए मतलब इतना प्लान अभी इन्होंने 300 करोड़ का एलोकेशन तो कर दिया है, आगे की प्लानिंग की जा रही है. चलिए, पेमा खांडू टेक्स ओथ एज अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर. पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं. ठीक है, अ मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी वाज स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अब अरुणाचल प्रदेश जो इससे पहले डॉर्जी खांडू कन्वेंशन हॉल जो ईटानगर है वहां पे उन्होंने शपथ लिया. ठीक है, और शपथ किसने दिलाया? वहां की जो क्या कहते हैं गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक, द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने दिलाया. LG नहीं, गवर्नर होते हैं क्योंकि स्टेट है. 11 कैबिनेट मिनिस्टर इन लोगों ने मिलकर ये शपथ लिया है. ठीक है, और साथ में चौना मीन जो है ये वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने, तो टोटल 12 हो गए. बाकी सब वहां पे लोग प्रेजेंट थे. ये एक इंपॉर्टेंट हो गया कि इस बार कितना जीते हैं इलेक्शन में. एंड ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ दिया है कि ये ईस्टर्न मोस्ट रीजन है इंडिया का. ठीक है, ओके. ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप एस्टैब्लिश्ड बाय एज ग्रुप एंड अडानी डिफेंस. तो ये आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा था, और एक डिफेंस पार्टनरशिप हुई है एंड एरोस्पेस हैव एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद द गोल ऑफ कंबाइनिंग देयर डिफेंस एंड एरोस्पेस कैपेबिलिटीज. बस इतना आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में इसको देख लेंगे हम. और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका MCQ आंसर आप करेंगे. हु रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट? तो ये तो आपका इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक, सॉरी. चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर. आई एक्सपेक्ट कि यू विल write down the answer of this question in the comment box. क्या क्वेश्चन है? What is the capital of Assam? So easy for you. Who is the current chief minister of Assam? बहुत आसान है. Who has become the chief minister of Arunachal Pradesh? ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चंस हैं. नाउ आते हैं इस पर्टिकुलर वीक के लास्ट डे पे, जिसमें 14 जून के करंट अफेयर्स देखेंगे. तिथि है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और सेलिब्रेट करते हैं इस डे को एज ब्लड डोनर डे. ठीक है, कि बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ जाती है, और हम सबको जब रिक्वायरमेंट हो किसी को तो उसकी जीवन बचाने के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए. इस बार का जो थीम था 20 इयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स. ठीक है, ये आपका थीम था. क्वेश्चन आ जाता है, विच इंडियन प्लेयर हैज वॉन द 2024 फाइड वर्ल्ड चेस जूनियर U20 अंडर 20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप. इसी वीडियो में हम इसका आंसर देखेंगे. तो मध्य प्रदेश CM इनॉग्रेट्स PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस फ्रॉम द भोपाल. अब पहला आ जाता है स्कीम. एक स्कीम लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा. PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस फ्रॉम भोपाल.
तो भोपाल में मध्य प्रदेश के अंदर क्या होगा कि ये 2 फ्लाइट के थ्रू घूमेंगे, ठीक है, और जितने भी भोपाल की विजिट करने वाली जो जगह है उसको देखेंगे। सिर्फ भोपाल नहीं, अलग अलग सिटीज जो है मध्य प्रदेश की, राइट। सो पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस एंड इंट्रा स्टेट एविएशन सर्विस वाज ऑफिशियली ओपन्ड बाय मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, कि आप भोपाल में जो घूमने वाली जगह है वो इन इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है इस सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं उससे। He launched the first flight operated out of Bhopal Airport on December 13, 2023. मोहन यादव गवर्नमेंट टुक ऑफिस एंड लास्टेड फॉर 6 मंथ। तो इस समय मोहन यादव वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर मेड सेवरल न्यू स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू ड्यूरिंग द इवेंट। स्टेट गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव वर अनवील्ड बाय चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द इवेंट कि नो ग्रीन ट्री। इन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम ग्रीन ट्री हटाएंगे, ग्रीन ट्री को डिस्प्लेस अगर जरूरत पड़ी तो ट्रांसप्लांटेशन होगा, कट नहीं करेंगे, ये कहा। ये एक इंट्रा सर्विस है दैट कनेक्ट्स द स्टेट्स रिलीजियस एंड टूरिस्ट स्पॉट्स बाय एयर। इट एम्स टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटिंग मध्य प्रदेश। कनेक्टिविटी फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट इन मध्य प्रदेश। तो एक तरह से इंट्रा स्टेट सर्विस है ये, और जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, रिलीजियस स्पॉट्स हैं, वहां पे इसके थ्रू आप घूम सकते हैं, राइट। पीके मिश्रा रीअपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाईएस्ट जो पोस्ट जा सकती है, एक आईएएस ऑफिसर हाईएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कह रहा हूं मैं, नौकरी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो कर सकता है सरकारी नौकरी में, वो होती है सेक्रेटरी की पोस्ट। तो द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर पीके मिश्रा, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी है, अलग बात है, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जो सेक्रेटरीज होते हैं उनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये तो रिटायर हो चुके हैं लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी के रूप में है। तो ये कई बार सेक्रेटरी जो होता है कैबिनेट का भी पार्ट बन जाता है, लेकिन हाँ कैबिनेट की मीटिंग में वो शामिल नहीं होता है, ठीक है, डिसीजन में। प्रमोद कुमार मिश्रा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। बहुत पहले से ये प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। सेकेंड स्ट्रेट टर्म है, रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिशियल रह चुके हैं। यूनियन कैबिनेट हाईएस्ट रैंकिंग अपॉइंटमेंट बॉडी इज द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। Top level appointments with the union government approved by it now consist of Amit Shah, Union Home Minister and the Prime Minister। तीनों लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। According to the Department of Personnel and Training, the Government of India, Dr. P.K. Mishra appoints committee into effect on 10 June and he will continue in office, ठीक है। Principal Secretary to the Prime Minister is a political post in India। ये एक political post है, constitutional नहीं है, ठीक है। अगर जब चाहे प्राइम मिनिस्टर उनको डिसमिस कर सकते हैं। इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन तो अपने आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट भी चली जाती है, वो भी रिजाइन कर देते हैं। ये था कुछ न्यूज। नेक्स्ट, अजीत डोवाल अपॉइंटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉर द कंसेक्यूटिव टर्म। अब एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड देश के मुद्दे पे जिनका बहुत बड़ा काम होता है, कोई भी डिटेल वगैरह होता है, स्पाई का काम, ये सारी चीजें, मतलब देश के ऊपर कोई खतरा आने वाला हो उससे पहले ये सारी चीजें देखने का काम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम है, राइट। तो फिर से अपॉइंट किया गया। इनके ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रह चुका है एंड बहुत मतलब ब्रेव पर्सन है। अजीत डोवाल हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक्सपर्ट है इन सब चीजों में। एंड बस इतना अजीत डोवाल के बारे में, बाकी चीजें तो डिटेल में बता दिया जाएगा। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है, बैकग्राउंड और थीम देखेंगे। This day is commemorated to increase public awareness of the value of safe blood donation and the ability to save it। बाकी ब्लड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। इस बार का जो था थीम वो था 20 years of celebrating giving thank you blood donors, right। वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप इज वन बाय दिव्य देशमुख। दिव्य देशमुख जो है एक 18 ईयर ओल्ड इंटरनेशनल मास्टर ऑफ चेस फ्रॉम नागपुर है, और फाइट जो सबसे इंटरनेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट होता है चेस के द्वारा, वो अंडर 20 गर्ल्स जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है उसमें वो जीत गई है, राइट। तो इनका नाम याद रखना है, दिव्य देशमुख। तो ये थे करंट अफेयर्स, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जिसके आंसर आप करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस? Where did the Madhya Pradesh Chief Minister launch the PM Shri Tourism? Who has been reappointed as the Principal Secretary to the Prime Minister of India? When is the World Blood Donor Day observed?
When was the first blood donor day observed by the World Health Organization? Which blood group is called universal donor? And this is all the important current affairs from the 8 to 14th June, जो इस वीक के करंट अफेयर्स थे, जो हमारे डेली करंट अफेयर्स में ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं वो आपको नहीं करा पाया, इसलिए हम इसमें कवर किए हैं। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। आपकी स्टडी जो है, करंट अफेयर्स की जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसमें कोई कमी नहीं होगी और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आगे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।